Darling, we'll make a bigger thing. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन इन 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम फाइंड करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले आपको लाप्लास इक्वेशन की जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए, जो कि कुछ इस प्रकार से होती है। वी नो दैट लाप्लास इक्वेशन इज गिवन एज डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू 0। जो जनरल फॉर्म होती है लाप्लास इक्वेशन की, वो कुछ इस प्रकार से होती है, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू 0, जहां पर वी जो है वो एक स्केलर फंक्शन होता है और डेल स्क्वायर होता है यहाँ पर लाप्लाशियन ऑपरेटर, वे डेल स्क्वायर इज लाप्लाशियन ऑपरेटर। इस डेल स्क्वायर को, लाप्लाशियन ऑपरेटर को अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में इसको अलग तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में इसको अलग तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में इसको एक्सप्रेस करने का तरीका जो है वो अलग होता है। क्योंकि हमें लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, तो हमें डेल स्क्वायर को सबसे पहले एक्स वाई जेड मींस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में कैसे लिखना है ये पता होना चाहिए। विच इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, डेल स्क्वायर को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड की टर्म्स में कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली जेड स्क्वायर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। तो ये है हमारे पास लाप्लाशियन ऑपरेटर इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड। अब हम क्या करेंगे, इस डेल स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 2 in 1 वी गेट, तो इस डेल स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली जेड स्क्वायर, और साथ में वी लगा दीजिए और इक्वल टू में 0 कर दीजिए। अब आप क्या कर सकते हैं, इस वी को इसके साथ इसके साथ इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार की इक्वेशन मिलेगी, और ये होगी हमारे पास लाप्लास इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, जिसका सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करके हमें स्केलर फंक्शन v का एक्सप्रेशन मिलेगा। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। यहाँ पर v का पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ पर v का पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ पर v का पार्शियल डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में हो रहा है। इसका मतलब ये है कि v जो है वो एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम सहारा लेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का, जिसमें हम क्या करेंगे, इस v को एज अ फंक्शन ऑफ 3 सेपरेट फंक्शंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, लेट v इज इक्वल टू, हम मान लेंगे v जो है वो x जो कि स्मॉल x का फंक्शन है, y जो कि स्मॉल y का फंक्शन है, z जो कि स्मॉल z का फंक्शन है, इन तीनों का प्रोडक्ट है आपका v, और v फंक्शन है हमारे पास स्मॉल x स्मॉल y एंड स्मॉल z का। तो v को हमने 3 सेपरेट फंक्शंस कैपिटल x कैपिटल y कैपिटल z के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए है, जहां पर x जो है वो स्मॉल x का फंक्शन है, y जो है वो स्मॉल y का फंक्शन है, z है जो वो स्मॉल z का फंक्शन है। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन है। फोर्थ इक्वेशन को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो आप क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन में जहां जहां v लिखा है वहां वहां कैपिटल x कैपिटल y कैपिटल z
पुट कर देंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 4 in 3 वी गेट करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर, इस वी की जगह हमने एक्स वाई जेड लिख दिया, प्लस करली स्क्वायर बाय करली वाई स्क्वायर, इस वी की जगह हमने एक्स वाई जेड लिख दिया, प्लस करली स्क्वायर बाय करली जेड स्क्वायर, इस वी की जगह हमने एक्स वाई जेड लिख दिया, इज इक्वल टू 0। यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, और सिर्फ कैपिटल एक्स ही एक्स का फंक्शन है, वाई और जेड जो है वो एक्स के फंक्शन नहीं है, वाई स्मॉल वाई का फंक्शन है, जेड जो है वो स्मॉल जेड का फंक्शन है। तो वाई और जेड यहाँ पर कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, इनको हम बाहर ले सकते हैं। तो अगले स्टेप में आप वाई जेड को बाहर ले लेंगे, अंदर रह जाएगा सिर्फ कैपिटल एक्स जो कि स्मॉल एक्स का फंक्शन होगा, प्लस इन तीनों में से सिर्फ कैपिटल वाई ही स्मॉल वाई का फंक्शन है, एक्स और जेड जो हैं वो वाई के फंक्शन नहीं है, कैपिटल एक्स एक्स का फंक्शन है, कैपिटल जेड जेड का फंक्शन है। तो यहाँ पर एक्स और जेड जो है वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होंगे, इसको आप बाहर ले सकते हैं, अंदर रह जाएगा सिर्फ कैपिटल वाई। इसी तरह से लास्ट टर्म में इन तीनों में से सिर्फ कैपिटल जेड ही स्मॉल जेड का फंक्शन है, एक्स और वाई जो है वो जेड के फंक्शन नहीं है, तो एक्स वाई को आप बाहर ले सकते हैं, एक्स वाई को आप बाहर ले लीजिए, अंदर रह जाएगा सिर्फ कैपिटल जेड अपॉन में करली जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को दोनों तरफ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड से डिवाइड करेंगे। तो आप लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स वाई जेड वी गेट, इसके नीचे भी एक्स वाई जेड लिख दीजिए, इस टर्म के नीचे भी एक्स वाई जेड लिख दीजिए, और लास्ट टर्म के नीचे भी एक्स वाई जेड लिख दीजिए, और 0 के नीचे जब आप एक्स वाई जेड लिखेंगे तो वो 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पर y से y कैंसिल हो गया, z से z कैंसिल हो गया, यहाँ पर x से x, z से z कैंसिल हो गया, यहाँ पर x से x, y से y कैंसिल हो गया। तो आपको मिलेगा 1 बाय कैपिटल x करली स्क्वायर x बाय करली x स्क्वायर प्लस 1 बाय कैपिटल y करली स्क्वायर y बाय करली y स्क्वायर प्लस 1 बाय z करली स्क्वायर z बाय करली z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स फिफ्थ इक्वेशन तक हम पहुंच चुके हैं, इसके आगे की डेरिवेशन हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम इक्वेशन नंबर 5 तक पहुंच चुके थे। इक्वेशन नंबर 5 को ध्यान से देखिए। इक्वेशन नंबर 5 में 3 टर्म्स हैं, 1 2 3। इसमें जो पहली टर्म है वो स्मॉल एक्स का फंक्शन है, सेकंड टर्म जो है वो स्मॉल वाई का फंक्शन है, थर्ड टर्म जो है वो स्मॉल जेड का फंक्शन है। तो फर्स्ट टर्म को हम लिख सकते हैं फंक्शन f1 विच इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स, सेकेंड टर्म जो है वो फंक्शन है किसका, स्मॉल वाई का, और थर्ड टर्म जो है वो फंक्शन है किसका, स्मॉल जेड का। और इन तीनों फंक्शंस का सम जो है वो 0 है। ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है कि तीन अलग अलग फंक्शंस का सम जो है वो 0 के बराबर हो? ऐसा तभी पॉसिबल है, ऐसा तभी ट्रू है जब ये तीनों फंक्शंस जो हैं वो सेपरेटली किसी कांस्टेंट के बराबर हो, ये भी एक कांस्टेंट के बराबर हो, ये भी एक कांस्टेंट के बराबर हो, ये भी एक कांस्टेंट के बराबर हो, और उन कांस्टेंट्स को ऐड करके हमें 0 मिलना चाहिए। तो हमें 0 लेके आना है इक्वल टू में, तो वो कांस्टेंट जो है उनमें से कुछ कांस्टेंट जो है वो हमें पॉजिटिव साइन के साथ लेने होंगे और कुछ कांस्टेंट जो है वो नेगेटिव साइन के साथ लेने होंगे। तो यही लाइंस आप यहाँ पर लिखेंगे। सिंस इक्वेशन 5 इज ऑफ द टाइप f1x प्लस f2y प्लस f3z इज इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वेशन 5 जो है वो तीन अलग अलग वेरिएबल्स के फंक्शन के फॉर्म सम के इक्वल टू 0 के बराबर है। इट विल बी ट्रू ओनली इफ f1x f2y f3z आर कॉन्स्टेंट्स। ये कब पॉसिबल होगा? इन तीनों फंक्शंस का सम इक्वल टू 0 कब होगा? जब ये तीनों फंक्शंस जो हैं वो अलग अलग किसी कांस्टेंट्स के बराबर होंगे। लेट दिस कांस्टेंट्स आर माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एंड पी स्क्वायर सच दैट, इन तीनों कांस्टेंट्स को हम अलग अलग लेंगे। पहला कांस्टेंट होगा माइनस एम स्क्वायर, f1x जो है वो माइनस एम स्क्वायर के बराबर होगा, f2y जो है वो माइनस एन स्क्वायर के बराबर होगा, f3z जो है वो स्मॉल p स्क्वायर के बराबर होगा। तो हमने यहाँ पर दो कांस्टेंट जो है वो माइनस साइन के साथ लिए हैं, एक कांस्टेंट प्लस साइन के साथ लिया है। ऐसा करना जरूरी है, तभी इन कांस्टेंट्स का सम जो है वो 0 के बराबर आएगा। और यहाँ पर f1x की जगह अगर हम माइनस एम स्क्वायर रख दें और f2y की जगह माइनस एन स्क्वायर रख दें और यहाँ पर f3z की जगह p स्क्वायर रख दें, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा माइनस एम स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से p स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और यहाँ से स्मॉल p आ जाएगा स्क्वायर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये रिलेशन है बिटवीन दीज थ्री कॉन्स्टेंट्स P, M, N, ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। तो अब हम क्या करेंगे? इन तीनों फंक्शंस को f1x को अलग अलग इन कांस्टेंट्स के बराबर रखेंगे। अगर आप f1x को माइनस एम स्क्वायर के बराबर रखते हैं, f1x क्या है आपका? ये वाली टर्म है, तो आपको मिलेगा 1 बाय एक्स
करली स्क्वायर एक्स बाय करली वाई स्क्वायर करली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 7। इसी तरह से अगर आप इस सेकेंड फंक्शन को कांस्टेंट माइनस एम स्क्वायर के बराबर रखते हैं तो आपको मिलेगा 1 बाय वाई करली स्क्वायर वाई बाय करली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर, ये हमारी 8th इक्वेशन होगी। इसी तरह से अगर आप f3z को मीन्स इस फंक्शन को पी स्क्वायर के बराबर रखते हैं तो आपको मिलेगा 1 बाय जेड करली स्क्वायर जेड बाय करली जेड स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ये होगी हमारी 9th इक्वेशन। तो अब हमें इन तीनों इक्वेशंस को 7th, 8th, 9th इक्वेशन को अलग अलग सॉल्व करना है। तो पहले हम 7th इक्वेशन को लेके चलेंगे। तो आप लिखेंगे फ्रॉम 7 वी हैव 1 बाय एक्स करली स्क्वायर एक्स बाय करली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर। तो यहाँ से इस कैपिटल एक्स को आप इधर भेज दीजिए तो ये बन जाएगा करली स्क्वायर एक्स बाय करली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर कैपिटल एक्स, ये हमारी 10th इक्वेशन होगी। आप क्या कर सकते हैं, इस नेगेटिव टर्म को इधर ला सकते हैं तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा और यहाँ पर इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अगर आप 10th इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो आपको पता होना चाहिए। इस इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो हमें कैपिटल एक्स की वैल्यू देगा और कैपिटल एक्स जो है वो स्मॉल एक्स का फंक्शन होगा। तो आप लाइन लिखेंगे इक्वेशन 10 इज सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन एज, इसका जनरल सॉल्यूशन जो है आपको एक्स की वैल्यू देगा और इस प्रकार की सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है जिसमें यहाँ पर प्लस साइन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है c1 cos कांस्टेंट है यहाँ पर m और यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन है x के रिस्पेक्ट में तो x लिखेंगे प्लस कांस्टेंट c1 डैश साइन mx और ये जो कैपिटल x है वो स्मॉल x का फंक्शन है। तो यहाँ से आपको कैपिटल x की वैल्यू मिल जाएगी कुछ इस तरह से, ये हमारी 11th इक्वेशन होगी। तो कैपिटल x की वैल्यू मिल चुकी है 7th इक्वेशन को सॉल्व करके। 8th इक्वेशन को सॉल्व करके हमें y की वैल्यू मिलेगी। 9th इक्वेशन को सॉल्व करके हमें कैपिटल z की वैल्यू मिलेगी, वो हम फाइंड आउट करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने 7th इक्वेशन को सॉल्व करके कैपिटल x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी। अब हम 8th और 9th इक्वेशन को सॉल्व करके कैपिटल y एंड कैपिटल z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 8 वी हैव 8th इक्वेशन हमारी जो थी वो ये थी 1 बाय वाई करली स्क्वायर वाई बाय करली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर। कैपिटल वाई को आप यहाँ भेज देंगे तो ये बन जाएगा करली स्क्वायर वाई बाय करली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर कैपिटल वाई, और इस माइनस वाली टर्म को जब आप इधर लेके आएंगे तो ये साइन जो है वो प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ये हमारी 12th इक्वेशन होगी। 12th इक्वेशन भी जो है वो एक सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका जनरल सॉल्यूशन जो है वो किस प्रकार से लिखेंगे आप, इक्वेशन 12 इज सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, इसका जनरल सॉल्यूशन जो है वो आपको कैपिटल y की वैल्यू देगा और वो होगी इन टर्म्स ऑफ y एंड कांस्टेंट n। तो कैपिटल y को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर प्लस का साइन है तो जब हमारे पास सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पर प्लस का साइन होता है तो जनरल सॉल्यूशन जो है वो कुछ इस प्रकार से बनता है, सम कांस्टेंट c2 cos कांस्टेंट है यहाँ पर n और वेरिएबल है y प्लस कांस्टेंट c2 डैश साइन एन वाई। तो ये आ गया आपके पास कैपिटल y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ स्मॉल y, ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 13th। दिस इज इक्वेशन नंबर 13th। तो हमने कैपिटल y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है। एक बात का आप ध्यान रखेंगे, चाहे आपने कैपिटल x फाइंड किया हो चाहे कैपिटल y फाइंड किया हो, आप साइन को पहले और कॉस को बाद में भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ कॉस को पहले लिखा है, साइन को बाद में लिखा है, आप चाहें तो इनका ऑपोजिट करके भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 9th इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 9 वी हैव 9th इक्वेशन जो थी वो कुछ इस प्रकार से थी 1 बाय जेड करली स्क्वायर जेड बाय करली जेड स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। इस कैपिटल जेड को आप यहाँ भेज देंगे तो ये बन जाएगा करली स्क्वायर जेड बाय करली जेड स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर जेड, और इसको जब आप इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये भी एक सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है बट यहाँ पर माइनस साइन है, तो इसका जनरल सोल्यूशन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा और इसका जनरल सोल्यूशन जो है आपको कैपिटल जेड की वैल्यू देगा। तो आप लिखेंगे इक्वेशन 14 इज अ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सोल्यूशन इज गिवन एज, इसका जनरल सोल्यूशन जो है आपको कैपिटल जेड की वैल्यू देगा जो कि कुछ इस प्रकार से होगी, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है तो यहाँ पर कांस्टेंट आएगा c3 और यहाँ पर कॉस की बजाय यहाँ पर आएगा कॉस हाइपरबॉलिक, माइनस साइन की वजह से कॉस की जगह कॉस हाइपरबॉलिक आ गया, कांस्टेंट है p
वेरिएबल है स्मॉल जेड जिसके रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कांस्टेंट C3 डैश साइन हाइपरबॉलिक पी जेड। तो ये होगी हमारे पास कैपिटल जेड की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ स्मॉल जेड, ये हमारी 15th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स हमने कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है इन इक्वेशन 11, 13 एंड 15। अब इन तीनों वैल्यूज को हम पुट करेंगे 4th इक्वेशन में, जो कि थी हमारे पास v इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें v की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि जनरल सोल्यूशन होगा हमारी लाप्लास इक्वेशन का। तो आप लिखेंगे यूजिंग 11, 13 एंड 15 इन 4 वी गेट v x y z इज इक्वल टू 11th इक्वेशन में हमने कैपिटल x की जो वैल्यू फाइंड आउट की थी वो थी c1 cos mx प्लस c1 डैश साइन mx, और यहाँ पर हमने कैपिटल y की वैल्यू जो फाइंड आउट की है वो है c2 cos nx प्लस c2 डैश साइन ny। यहाँ पर y आएगा, सॉरी x नहीं आएगा, यहाँ पर y आएगा, ये y के टर्म्स में है। और z जो हमने फाइंड आउट किया है वो है c3 cos हाइपरबॉलिक p z आएगा, यहाँ पर आप मिस्टेक मत कीजिएगा, ये होगा हमारा पास C3 डैश साइन हाइपरबॉलिक पी जेड। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास v की वैल्यू निकली है ये है हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x y z, जहाँ पर जो कॉन्स्टेंट्स m n और p हैं वो कुछ इस तरह से रिलेटेड हैं, वेयर p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। आप चाहें तो लास्ट एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं और इस p की जगह आप ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आपने पुट करनी है, ठीक है। नहीं तो आप रिलेशन बता के इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।